भारतीय न्याय संहिता की सीरीज में हम लोग पहले से ही चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट, जेंडर, ट्रांसजेंडर, इन सब की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने वो पॉइंट्स कवर किए हैं पहले जहां पर आईपीसी से जब बीएनएस में लाया गया लॉ को तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, पहले हम उनको देखेंगे। तो इसी सीरीज में आज बारी होगी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, कुछ यहां से हटाया गया है, जोड़ा कुछ नहीं गया, लेकिन हटा देने के कारण इसमें बहुत सारे इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। केवल डेफिनेशन पढ़ लेना मात्र सफिशिएंट नहीं होगा, इस वर्ड के हटा देने से मीनिंग में क्या चेंज आया और इसके एप्लीकेशन में क्या चेंज आएगा, वो सब देखना इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता 2023। यहां पर हेडिंग है इसका डेफिनेशंस। तो आज की सबसेक्शन है 21 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, जहां पर डेफिनेशन दी गई मूवेबल प्रॉपर्टी की। हिंदी में अगर बोले तो इसको चल संपत्ति कहा जाता है। पहले हम देखेंगे कि आईपीसी में क्या डेफिनेशन थी, क्योंकि जब तक आप वो डेफिनेशन नहीं समझ लेंगे तब तक ये नई वाली डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी। देखिए सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 21, यहां पर डेफिनेशन दी गई मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको एक लाइन से काट दिया है। इसका मतलब ये है कि ये वो वर्ड्स हैं जो पहले आईपीसी में तो यूज हुए थे, लेकिन अब जब बीएनएस में ये डेफिनेशन दी गई है तो इन वर्ड्स को यहां से हटा दिया गया है। तो मैंने इसीलिए लिखे हैं कि आपको ये पता रहे कि पहले क्या लिखे हुए थे और अब क्या चेंज आया है। तो देखिए, पहले था द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। और अब यहां से ये वाले वर्ड्स हटा देने के बाद डेफिनेशन कैसे पढ़ी जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो अब नई डेफिनेशन में जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है इसको केवल प्रॉपर्टी कर दिया है, कॉर्पोरियल वर्ड्स यहां से हटा दिए गए। इन मूवेबल प्रॉपर्टी में सारी तरीके की प्रॉपर्टी आती है, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी आकार की हो, किसी भी वजन की हो, किसी भी तरीके की हो, सारी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है नए लॉ बीएनएस के आधार पर। बट आईपीसी में लिखा था कि इनमें से केवल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ही मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल थी। देखिए, अभी तक आपने देखा इंक्लूसिव पार्ट कि इसमें क्या इंक्लूड है, तो उन्होंने कहा कि सारे टाइप की प्रॉपर्टी इंक्लूड होंगी, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन कैसा भी क्यों ना हो। अब आता है एक्सक्लूसिव पार्ट। साथ में यह भी बताया इस डेफिनेशन में कि इन प्रॉपर्टीज में से हम निकाल रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। क्या क्या प्रॉपर्टीज में शामिल नहीं होंगी, एक्सेप्ट लैंड। नंबर 1, लैंड शामिल नहीं है इस प्रॉपर्टी में। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। नंबर 2, जो पृथ्वी के साथ कुछ वस्तुएं अटैच हो रखी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होंगी। और परमानेंटली fastened to anything which is attached to the earth। 3 बातों को एक्सक्लूड किया। नंबर 1, लैंड को एक्सक्लूड कर दिया, जो जमीन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अर्थ के साथ, पृथ्वी के साथ अटैच हो रखी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं होंगी। और तीसरा कह दिया कि वो प्रॉपर्टीज जो पृथ्वी के साथ अटैच हुई वस्तुओं से परमानेंटली अटैच्ड, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, लैंड का एग्जाम्पल देने की तो आवश्यकता है नहीं, जमीन सब जानते हैं। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, बहुत सारी बातें आप देखेंगे कि एक पेड़ को आपने देखिए, वो अर्थ में अटैच्ड होता है, तो पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मकान देखिए, आप कोई हाउस बनाए, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वो अर्थ में अटैच होता है,
वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अब तीसरा पार्ट कि ऐसी वस्तुएं भी जो पृथ्वी में अटैच्ड वस्तु के साथ परमानेंटली अटैच्ड है, जैसे एक बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि पंखे लगे होते हैं, एसी लगा होता है, ये क्या पृथ्वी में अटैच हो रखे हैं? क्या अर्थ में डायरेक्टली अटैच्ड है? ये नहीं, अर्थ में पहले बिल्डिंग अटैच हुई है और उस बिल्डिंग में एक पंखा परमानेंटली अटैच कर दिया गया है, इसको आप ऐसे ही इजीली नहीं उतार सकते। तो ये जो पंखा परमानेंटली अटैच हो रखा है बिल्डिंग में, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी देख लें, जो वस्तुएं पृथ्वी में अटैच हों और उनके साथ परमानेंट अटैच करी गई वस्तुएं भी मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएंगी। दूसरी नंबर की जो ये आइटम है और ये जो तीसरे नंबर की आइटम है, इसमें डिफरेंस क्या है? दूसरे नंबर की जो आइटम है ये डायरेक्टली अर्थ में अटैच है और तीसरे नंबर की जो आइटम है ये डायरेक्टली अर्थ में अटैच नहीं है। अर्थ में जो दूसरे नंबर की ये वस्तु अटैच है, इसमें कहीं जाकर परमानेंटली अटैच है, यहां डायरेक्टली अर्थ में अटैच नहीं है। तो ये दोनों पार्ट में डिफरेंस है और तीन बातों को एक्सक्लूड कर दिया गया मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में से, लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड एंड थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू द अर्थ। तो ये एक्सक्लूसिव पार्ट हुआ डेफिनेशन का। यहां पर जो समझने वाली बात है, ये सबको पता है कि जैसे मान लो किसी रूम में कोई एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो वो लैपटॉप अपने आप में एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको कोई विदाउट कंसेंट किसी के पोजेशन से लेके जाएगा तो वो थेफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ऐसे ही कोई चेयर रखी हुई है, कुछ मनी रखा हुआ है, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहां पर जो दो बातें हैं कि ऐसी वस्तु, ऐसी थिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी की कंडीशन में कभी भी आ सकती है? तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि कोई अगर वस्तु अर्थ के साथ अटैच है तो वो जब तक मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगी जब तक उसको काटकर अर्थ से अलग नहीं कर दिया गया है। जैसे ही उस वस्तु को काट दिया गया और अर्थ से अलग कर दिया गया, तो अब वो प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच नहीं है, उसका जो अटैचमेंट था अर्थ के साथ, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हुई प्रॉपर्टी अर्थ से, अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को अब मूव किया जा सकता है। नंबर दूसरी बात कि वो प्रॉपर्टीज जो अर्थ में अटैच्ड प्रॉपर्टीज के साथ में परमानेंटली अटैच्ड है, जैसे मैंने पंखे की बात करी, तो पंखा जब तक मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा जब तक वो परमानेंटली अटैच्ड है बिल्डिंग के साथ में। पंखे को बिल्डिंग से अलग कर दिया, जैसे ही वो अलग हुआ उसी मोमेंट अब पंखा भी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ गया। अब इस पंखे पर या वो जो पेड़ जमीन से काटकर अलग कर दिया गया था उस पर, वो सभी ऑफेंस हो सकते हैं जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी पर हो सकते हैं, चाहे वो थेफ्ट है, चाहे वो रॉबरी है, चाहे वो एक्सटॉर्शन है, कुछ भी है। जितने भी ऑफेंसेस मूवेबल प्रॉपर्टी पर हो सकते हैं, वो सारे ऑफेंसेस अब वो कटे हुए पेड़ पर और या फिर अलग किए हुए पंखे पर हो सकते हैं, क्योंकि अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ गए। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मींस टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मतलब जो फिजिकल फॉर्म में होती है और जिसको आप सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जो इंद्रियां हैं उनसे आप महसूस कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज टेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं और टेंजिबल प्रॉपर्टीज ही कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आईपीसी के लिए थी और अब क्योंकि ये कॉर्पोरियल वर्ड नए लॉ में नहीं है, हटा दिया गया है। जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है तो लेजिस्लेचर को लगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी में अब ऐसी प्रॉपर्टीज भी शामिल होनी चाहिए जो
कॉर्पोरियल नहीं है, इंटेलेक्चुअल है और इंटेंजिबल है। क्योंकि जब ये लॉ बना था 1860 में, तो तब ऐसी बहुत सारी बातें एग्जिस्ट नहीं करती थी जो आज एग्जिस्ट करती है। इंटरनेट के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में हम लोग जी रहे हैं। ये जमाना तब नहीं था जब इनिशियली लॉ बनाया गया था, जब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी गई थी। तो जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, लॉ भी चेंज होता चला जाता है। तो नए लॉ में लेजिस्लेचर ने इस बात का ध्यान रखा और बहुत अच्छा किया है कि ये कॉर्पोरियल वर्ड को यहां से हटा दिया। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में चेंज आने का जो इफेक्ट आएगा उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि यहां से जो वर्ड रिमूव किया गया कॉर्पोरियल, इसका क्या इफेक्ट आया है। तो कॉर्पोरियल वर्ड को हटा देने से डेफिनेशन में अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल हो गई है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी, इन्हीं को आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जैसे कॉपीराइट, जैसे पेटेंट, जैसे ट्रेडमार्क। इसी तरीके के जो राइट्स होते हैं ये प्रॉपर्टीज है, बट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। आज की डेट में ये प्रॉपर्टीज भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो गई है। अब जहां जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड का यूज होगा इस लॉ में, वहां साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी जाएंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होगी। नंबर 1 मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो जो सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 21 ने डिफाइन की, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती है वो क्या कहलाएंगी फिर? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में चल संपत्ति कहा जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अचल संपत्ति कहा जाता है। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी लिखी गई है, वहां पर थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिखे होने के बावजूद भी मूवेबल प्रॉपर्टी को भारतीय न्याय संहिता या इंडियन पीनल कोड दोनों में ही डिफाइन किया गया। इसका सीधा सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता दोनों में जहां जहां भी मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज मिलेगा आपको, तो उसका मीनिंग केवल और केवल आईपीसी में डिफाइन की गई या फिर बीएनएस में डिफाइन की गई मूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। इसके बाहर जाकर मीनिंग आप नहीं निकाल सकते। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि कहीं कहीं आपको आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में प्रॉपर्टी वर्ड लिखा मिलेगा, केवल प्रॉपर्टी। तो जहां जहां केवल प्रॉपर्टी वर्ड लिखा मिले तो वहां पर दोनों मीनिंग निकलेंगे। दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होगी, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट से कुछ दूसरा मीनिंग नहीं निकल रहा हो। जनरल मीनिंग आप जब जब प्रॉपर्टी वर्ड पढ़ेंगे तो जनरली उसमें दोनों प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल शामिल होंगी। तो देखिए, आप आईपीसी के लिए तो क्लियर कर दो कि जब जब आईपीसी का ऑफेंस करेंगे थेफ्ट का या मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वहां पर तो आज भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की ही बात होगी जिसको आप टच कर सकते हैं। केवल भारतीय न्याय संहिता में ही इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो सकती है। ये बातें आईपीसी में नहीं हो सकती थी। तो मेरा ये भी क्वेश्चन है आपसे, इंडियन पीनल कोड जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर पब्लिक को एक राइट दिया गया है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो वहां पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात होती थी जो आपको टेंजिबल थी, जिनको आप देख सकते थे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आज की डेट में जब कॉर्पोरियल वर्ड हटा देने से मूवेबल प्रॉपर्टी में इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हो गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी शामिल हो गई है, तो क्या इन पर भी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो क्या उसके अगेंस्ट अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी अवेलेबल होगा?
क्या आप इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, उस पर कोई थेफ्ट हो रही है, रॉबरी हो रही है, उसको बचाने के लिए किसी पर्सन की आप डेथ तक भी कर सकते हैं क्या, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते करते? इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जब समझ आएंगे जब पहले आप मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ लेंगे कि नए लॉ में अब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हो गई है और उसके इफेक्ट क्या आएंगे। और आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि यहां पे जो डेफिनेशन बताई जा रही है इसको आप उन्हीं ऑफेंसेस के साथ पढ़ेंगे जो भारतीय न्याय संहिता में दी गई और उनमें मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, तभी जाकर आपको एक्चुअल पिक्चर समझ आएगी। सेक्शन देखिए 35 BNS, यहां पर बताया गया एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज की रक्षा कर सकता है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब मूवेबल प्रॉपर्टी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी शामिल है, पहले नहीं थी। तो क्या आज की डेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट की भी रक्षा कर सकता है? और रक्षा करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में क्या क्या कर सकता है वो आगे की सेक्शन बताएंगी। तो क्या वो सभी एक्ट, क्या कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और जो भी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज बाकी और भी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आपको मिलेंगी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो क्या वहां पर भी वो सब एक्ट कर सकता है जो एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के साथ पहले कर सकता था? कुछ सर्टेन ऑफेंसेस जब होंगे तभी राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। ऐसा नहीं है कि सभी ऑफेंसेस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। चीटिंग वाले में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। सर्टेन ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? देखिए थेफ्ट लिखा है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी पे थेफ्ट हुई है, इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, उस पर अगर रॉबरी हुई है, उस पे अगर मिसचीफ हुआ है जिसको हिंदी में रेस्टी बोलते हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है। ये क्रिमिनल ट्रेसपास है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिखा गया है। और थेफ्ट, रॉबरी एंड मिसचीफ, मिसचीफ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, बट एक्सक्लूसिवली थेफ्ट एंड रॉबरी ये दोनों केवल मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और आज की डेट में मूवेबल में इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज भी शामिल है जिनको आप टच नहीं कर सकते, आपका सॉफ्टवेयर भी शामिल है। अगर कोई पर्सन अपने आपके सॉफ्टवेयर की थेफ्ट कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, तो क्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आप वो सभी एक्ट कर सकते हैं जो एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए कर सकते थे? लॉ में दो टाइप के डिफेंड किए गए हैं कि एक टाइप तो ऐसा है कि जहां पर अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए आप सामने वाले पर्सन को जो ऑफेंस कर रहा है उसकी डेथ तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑफेंसेस में आप डेथ नहीं कर सकते, अदर देन डेथ कोई और हर्ट उसको पहुंचा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जब आपका सॉफ्टवेयर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो वो चोरी की कंडीशन में आप उसको कहीं आप डेथ भी कर सकते हैं और कहीं आप उसको अदर देन डेथ कोई दूसरी हर्ट कर सकते हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर के मामले में भी कर सकते हैं? अब ये नई डेफिनेशन की वजह से चेंज हुआ है। अभी नया प्रोविजन ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये पहले आईपीसी में डिफाइंड नहीं था, ना ही कोई ऑफेंस था इस नाम से, बट भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम से एक ऑफेंस आ गया है। उसकी जब सब सेक्शन 7 देखेंगे आप, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को 111 बीएनएस में डिफाइन किया गया, और उसकी जब सब सेक्शन 7 देखेंगे तो वहां लिखा है इफ एनी पर्सन on behalf of a member of organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for। पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है जिसके पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, और उसके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, उसको वो बता नहीं पा रहा है कि उसने वहां वो कहां से अर्न की है, कहां से कमाई है। तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट बन जाता है एक ऑफेंस सेक्शन 111 और सब सेक्शन 7, और वहां उसे पनिशमेंट मिलेगी। सो एंड सो पनिशमेंट पर हम बात नहीं कर रहे हैं।
हम सब्सटैंटिव एक्ट पर बात कर रहे हैं। चलो मैं ये कहता हूं कि जो पर्सन है एक सिंडिकेट, क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, नंबर एक बात प्रूव हो गई। उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज मिली है, ये भी बात प्रूव हो गई, जिसमें से कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज भी है। और मूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब वहां उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर मिले हैं, उसके पास ट्रेडमार्क्स मिले हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आपके पास ये कैसे आए, इस कॉपीराइट के ओनर आप कैसे बने, इस ट्रेडमार्क के ओनर आप कैसे बने, ये सॉफ्टवेयर आपके पास कैसे आया, तो इसके बारे में वो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कर पाता है। तो अब उसके अगेंस्ट यहां पर ये ऑफेंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सबसेक्शन 7 का बन जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में जो मेजरली चेंज किया गया वो दो बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक तो वर्चुअल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं हमारे यहां पर, और सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, और डिजिटल फॉर्म में बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिजिटल फॉर्म में होने लगी। क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखेंगे तो वो तो डिजिटल फॉर्म में ही है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी अभी हमारे यहाँ पर लीगल नहीं हुई है, बट वर्ल्ड वाइड आप देखें तो कई सारी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पर भी लीगल हो जाएगी, और उस समय पर अगर कोई थेफ्ट होगी उसकी तो यहां पर कवर हो जाएगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। अगर मान लो लीगल हो जाती है आने वाले टाइम पर और इसी पर्सन के पास क्रिप्टो करेंसी मिलती है बहुत सारी, तो उस क्रिप्टो करेंसी का अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाता है तो भी वो पर्सन इस कैटेगरी के ऑफेंस में आ जाएगा। तो और दूसरा, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नई डेफिनेशन डाली गई, वहां ध्यान रखते हुए कि इस मेंबर के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, जो कॉर्पोरियल भी हो सकती है, जो इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है, जो इमूवेबल भी हो सकती है। वो सारे टाइप की प्रॉपर्टी जब इसके पास मिले तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होने का फायदा ना उठा जाए, मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करके यहां इस आदमी के ऊपर कुछ लगाम लगाने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सेक्शन 252 बीएनएस में भी मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, तो वहां पर भी अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी शामिल हो जाएगी। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन रहेगी मूवेबल प्रॉपर्टी में चेंज आने के कारण, वो रहेगी 303 थेफ्ट की डेफिनेशन, जो पहले 378 बी आईपीसी में हुआ करती थी। और मूवेबल प्रॉपर्टी को सब लोग मोस्टली थेफ्ट के, रॉबरी, एक्सटॉर्शन के एंगल से ही जानते थे। तो आज की डेट में 303 ये डेफिनेशन है थेफ्ट की बजाय 378 के। और इस डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. कोई पर्सन अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पजेशन से बिना उस पर्सन की कंसेंट के जिसके पजेशन में वो प्रॉपर्टी है ले जाने की नियत से मूव कर देता है, तो कहा जाएगा कि उस पर्सन ने थेफ्ट कर दी है और ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर थेफ्ट हो गई है। और यहां पर पहले केवल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज ही होती थी जिन पर थेफ्ट हो सकती थी, लेकिन अब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में चेंज आ जाने के कारण यहां बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा कि अब उन प्रॉपर्टीज पर भी थेफ्ट हो सकती है जो इनकॉर्पोरियल होंगी। जैसे कि आपका डाटा हो गया कंप्यूटर का, अगर उसको किसी ने विदाउट आपकी कंसेंट आपके पोजेशन से मूव कर दिया है तो अब वो भी थेफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर है आपका, विदाउट आपकी कंसेंट आपके पोजेशन से मूव कर दिया है, थेफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। और बहुत सारी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो समय पर पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल में जब सिचुएशंस आएंगी तो समझ पाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी भी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आ रही है और किसी पर्सन के पोजेशन से विदाउट हिज कंसेंट इसको मूव कर दिया गया है, तो वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगी।
तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक रहेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का वो अब थेफ्ट पर ही आएगा। हालांकि बहुत सारे ऑफेंसेस जहां जहां मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, हर जगह नई नई सिचुएशंस बनेंगी। और आप ये मान लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन में से केवल एक वर्ड कॉर्पोरियल ही तो हटाया है, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन देखना कि आप इतना इफेक्ट पड़ेगा इस वर्ड को हटाने का, इतने नए नए ऑफेंसेस, इतनी नई नई सिचुएशंस बनेंगी कि आपको उन्हें समझने के लिए अपने माइंड पर बहुत सारा प्रेशर डालना पड़ेगा और बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे कि इस सेक्शन में ये मूवेबल प्रॉपर्टी फिट होती भी है या नहीं होती है। जैसे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाला मैटर मैंने बताया, क्या अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया जा सकता है क्या? इसी तरीके की बहुत सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। पीछे अभी मैंने बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच है तो क्या वो मूवेबल हो सकती है? तो 303 बीएनएस में एक एक्सप्लेनेशन लिखा गया, एक्सप्लेनेशन 1, वो इसी बात को एक्सप्लेन करता है। लिखा, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। जब तक कोई प्रॉपर्टी, कोई वस्तु अर्थ से अटैच हो रखी है, यह सब्जेक्ट मैटर ऑफ चोरी, थेफ्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसी एक्सप्लेनेशन में बताया कि अगर इसको काट कर अर्थ से अलग कर दिया गया है तो अब ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इट मींस वो वस्तु जो अर्थ से काटकर अलग कर दी गई है, अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई है एंड इट इज नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। अब इसके ऊपर चोरी हो सकती है। तो ये एक्सप्लेनेशन से भी क्लियर हो जाता है। और सेक्शन देख लीजिए, 314 314 बीएनएस, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब मिसअप्रोप्रिएशन की बात आती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, मिसअप्रोप्रिएशन केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर हो सकता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में आज की डेट में कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी है, तो इट मींस इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज का भी मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है। आपने किसी को अब अपना सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर यूज के लिए दे दिया, बट उस पर्सन ने उस सॉफ्टवेयर को किसी और काम के लिए, जो उसके अपने काम के लिए था, आपने दिया तो था उसको कि आपने केवल मेरा काम करना है इस सॉफ्टवेयर से, बट उसने कोई अपना काम कर लिया। इस सॉफ्टवेयर को जिस तरीके से यूज करने के लिए बोला गया उस तरीके से यूज ना करके कुछ दूसरे तरीके से यूज कर लिया और ओनर को नुकसान कर दिया या खुद को बेनिफिट ले लिया, तो कहा जाएगा कि उसने अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी कर दिया है और सेक्शन 314 का ऑफेंस कर दिया। तो इस तरीके से जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग और उसका एप्लीकेशन आप समझ पाएंगे। बहुत सारी डिटेल में ये वीडियो हो सकती है, बट मेरा पर्पज आपको ये समझाने का है कि जब भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का ही वर्ड मिले तो उसके साथ जब आप सिचुएशन क्रिएट करें तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज पर भी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करना है और फिर देखना कि कॉन्टेक्स्ट में ये फिट बैठती है या नहीं बैठती है। अगर फिट बैठती है तो वो ऑफेंस जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में काफी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी और इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।